जैसा कि ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया है, ये एनआईटी अगरतला के लिटरेरी क्लब के तहत है और इसका नाम है अपील। तो इसके तहत हम लोग जो बिहार या असम में जो भी लोग बाढ़ से पीड़ित हैं, उनकी मदद करने के लिए जितने भी हर संभव प्रयास हम सभी कर सकते हैं अपनी तरफ से, हम वो सब करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देती, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। गर्मी की तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। सुमन सुगंध सदा देते हैं हम सबको फूलों की माला। त्यागी तरुओं के जीवन से हम पर हित कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो चुप हैं उनको वाणी दें। पिछड़ गए जो उन्हें बढ़ाएं, समरसता का भाव जगा दें। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ कर देना सीखें। देश हमें देता है सब। और इसी श्रृंखला में हमारे साथ आज 3 लोग जुड़ेंगे, जिसमें सबसे पहले मयंक कुमार, उसके बाद कृति सिंह और उसके बाद सुनीत। ये सभी अपने अपने विचार प्रकट करेंगे कि हम किस किस प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं और किस तरह से। यदि जैसा मयंक हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो चलिए हम पहले मयंक जी के विचार जानने की कोशिश करते हैं कि मयंक क्या सोचते हैं असम और बिहार के बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए। जी, धन्यवाद उत्कर्ष। और आशा है कि आप सब लोग अभी अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। और खासकर जो लोग बिहार या फिर असम जैसे राज्यों में रहते हैं, वहाँ पे तो दोहरी मार है। एक तो कोरोना है, ऊपर से बाढ़ है। तो कल ही यहाँ पे अनाउंस हो रहा था कि जो लोग भी, जैसे मेरा जो जिला है सुपौल, वो कोसी क्षेत्र में आता है। तो कल अनाउंस हो रहा था कि जो भी लोग इस क्षेत्र में रहते हैं वो लोग कृपया अपने सामान जो है वो एक जगह इकट्ठा कर लें और किसी सुरक्षित स्थान पे चले जाएं। और देखिए, कोरोना जो है वो बाहर जाने नहीं देता और बाढ़ की वजह से घर में रहना नहीं है। तो यहाँ बिहार के लोगों के सामने यही दिक्कत है कि वो जाए तो जाए कहाँ, ना घर में रह सकते हैं ना बाहर जा सकते हैं। तो खैर, ये जो बाढ़ की समस्या है, कोरोना की समस्या तो खासकर नहीं है, लेकिन ये जो बाढ़ की समस्या बिहार में है, ये अभी से नहीं है, ये काफी कहें तो सैकड़ों सालों से है। और इसका अभी तक कोई समुचित समाधान जो है वो नहीं निकल पाया है। जो हमारा जो कोसी का क्षेत्र है, अब आगे भी 2-3 बातें इस पे कहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बड़े प्रसिद्ध लेखक थे हमारे क्षेत्र के, पूर्णिया के थे, जिनका नाम था फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, और उनके रिपोर्टाज भी काफी प्रसिद्ध हुए थे, जैसे रेंजल धंजल जो बाढ़ के ही विषय पे है। और फिर एक और उन्होंने रिपोर्टाज छोटा सा लिखा था जिसका नाम था कोसी डायन, जो 1952 में लिखा था। और जब हम लोग उस रिपोर्टाज को पढ़ेंगे और आज का जो स्थिति है बाढ़ की बिहार में, तो हमें पता लगेगा कि दोनों वो बिल्कुल भी नहीं बदला है। अब कैसे, वो थोड़ा सा मैं पढ़ के आपको बताता हूँ, फिर आपको भी पता लगेगा। वो कहते हैं, शुरुआत करते हैं कि हिमालय की किसी चोटी की बर्फ पिघली या किसी तराई में घनघोर वर्षा हुई और कोसी की निर्मल धारा में गंदले पानी की हल्की रेखा छा गई। कोसी मैया का मन मैला हो गया, लिटरली भी। तो कोसी के किनारे रहने वाले इंसान मैया के मन की बात नहीं समझते, लेकिन कोसी के किनारे चरने वाले जानवर पानी पीते समय सब कुछ सूंघ लेते हैं। चारवाहे हैरान होते। फिर एक नंग धरन लड़का पानी की परीक्षा करके घोषणा कर देता, गेरुआ पानी। गेरुआ पानी? मूक पशुओं की आंख में भयानक भविष्य की तस्वीर उतर जाती है। गेरुआ पानी माने खतरे की घंटी, धुंधला भविष्य, मौत की छाया। अब वो लड़का भले अपने समय का साइंटिस्ट रहा हो, वो अलग बात है। उस समय तो ज्यादा कुछ मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट अपना उतना सक्रिय नहीं था, ना डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उतनी सक्रिय थी। लेकिन अभी भी देखें तो वो जो जिस प्रकार से इसमें वर्णन है कि जिस प्रकार से बाढ़ आ रही है, बाढ़ का जो
उन्होंने कारण बताया है कि हिमालय में थोड़ी सी भी वर्षा होती है तो यहाँ पे पानी आ जाता है। अब इस बात को भी समझने की जरूरत है कि ये कैसे होता है। तो हमें पता है कोई भी नदी मूलतः कहाँ से निकलती है, तो वो निकलती है ऊंची पहाड़ों से, और पहाड़ों से होते हुए नदी नीचे को आती है। तो अब जरा ये सोचिए कि जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, जहाँ जिसको सागर माथा भी कहते हैं, तो उसके पास से कोसी की बहुत सारी वो छोटी छोटी सहायक नदियां निकलती हैं। तो वो सारी ट्रिब्यूटरीज मिलके जिनको हम लोग सप्तकोशी कहते हैं, तो वो सारी निकल रही है लगभग यहाँ से समझिए कि 5,000 मीटर ऊपर से। और जो सुपौल या फिर जो बिहार के बाकी क्षेत्रों का जो ऊंचाई है वो है लगभग 30 मीटर। तो 5,000 से 30 मीटर तक आने में उसको बीच में ज्यादा कुछ ऐसा भी नहीं है कि 1,000 मीटर की कोई जगह है, ऐसा भी नहीं है। तो वो लगभग ऐसा समझिए कि सीधा ही वो एक वर्टिकल स्लोप जैसा है, 5,000 6,000 मीटर से लेके 30 तक का। तो पानी कहीं भी नहीं रुकता, वो सीधा नीचे आ जाता है, और जितने सारे स्लिट हैं, जितनी गाद है, वो सारा पानी के साथ नीचे आना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से हमारे यहाँ बाढ़ की दिक्कत जो है हमेशा से रही ही है। और यहाँ पे सरकार की जो विफलता है वो भी कई बार सामने आती है कि सरकार इसके बारे में कुछ नहीं कर पा रही है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो इसकी वजह ये भी है कि अभी जैसे बिहार वाले जो इंजीनियर्स हैं, इनको जाना था नेपाल में सर्वेक्षण करने के लिए। तो नेपाल सरकार और अभी भारत सरकार के बीच में जो विवाद चल रहा है, इसकी वजह से नेपाल सरकार ने भारत के इंजीनियर्स को वहां पे आने नहीं दिया। तो इस वजह से भी काफी दिक्कत हुई, और बाढ़ की समस्या जो कि तो अभी बनी ही हुई है। तो ये तो रही है बिहार की बात। और अगर बात करें हम लोग असम की, तो वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ जो समस्या है वो उतनी पुरानी तो नहीं है। ब्रह्मपुत्रा में हालांकि बाढ़ पहले भी आती रही है, लेकिन वहाँ जो असली बाढ़ आना शुरू हुआ है वो हुआ है 2012 के बाद से, जब पहली बार वहाँ पे बाढ़ आई थी। तो 2000 से 12 से, और जब हम लोग वो स्टैट्स देखेंगे तो हमें बड़ा आश्चर्य होगा कि 2012 से अभी तक लगभग हर साल 100 लोगों से ज्यादा की मौत हुई है सिर्फ बाढ़ की वजह से, ब्रह्मपुत्र नदी में जो बाढ़ आई है। और अब थोड़ा हम लोग इस बात पे जाते हैं कि हम लोग बाढ़ को मिटाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, को कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहले लोग बोलते हैं कि अच्छा एम्बैंकमेंट बना दो, डैम बना दो, उससे बाढ़ रुक जाएगी। तो ये सबसे आसान तरीका भले ही है, लेकिन एम्बैंकमेंट से क्या होता है कि जैसे बाहर का पानी जो है वो रुका रहता है। तो आप हर साल थोड़ी एम्बैंकमेंट बना रहे हैं। आपने एक बार एम्बैंकमेंट बनाया, फिर वो चला जा रहा है 50 सालों तक। तो बाढ़ का पानी जो है वो रुका हुआ है, तो हर साल बाढ़ का पानी जो है वो दुगनी तिगनी तीव्रता से आता है। तो बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, आपका जो एम्बैंकमेंट है वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। तो एम्बैंकमेंट से या तो सीपेज होगा, या फिर एम्बैंकमेंट टूट जाएगा, जैसा कि 2008 में बिहार के केस में हुआ था कि एम्बैंकमेंट का जो ईस्टर्न हिस्सा था वो टूट गया था, जो कोसी बराज जिसको कहते हैं। टूटने के साथ ही बहुत सारा पानी बिहार के अंदर में आ गया और फ्लड की स्थिति आ गई। अब एक और बात जो कोसी के बारे में कही जाती है, और लोग बोलते हैं कि अच्छा कोसी में ही क्यों बाढ़ आती है हर साल, गंगा में क्यों नहीं बाढ़ आती। तो गंगा में भी आती है, उतनी ज्यादा कुछ आती नहीं, कोसी में ज्यादा क्यों आती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि गंगा जब निकलती है तो गंगा जो वेस्टर्न यूपी से होते हुए जाती है, तो वहाँ का जो एलिवेशन है, जैसे मैं पहले भी बात कर रहा था, एलिवेशन वो 100 मीटर से ऊपर का है, और जो हमारे यहाँ का एलिवेशन है वो बहुत कम है, 30। तो जो मिडिल कोर्स जिसको कहते हैं नदी का, जो वो उसको नहीं मिल पाता है ज्यादा, इस वजह से वो सीधा का सीधा सारा पानी गाद लेकर हमारे पास आ जाता है। अब उससे क्या होता है कि जो सारा स्लिट जो है वो एक के ऊपर एक जमता हुआ बहुत ऊंचा सा एक ऊंची कहे तो परत बन जाती है, लेयर बाय लेयर वो ऊंचा होता जाता है। तो अब अगली एक बार तो उसने ऊंचा कर दिया ना, तो अब देखिए 50 सालों तक वो ऊंचा का ऊंचा होता गया। तो अब रिवर जो है अगली बार जब आएगी उसी कोर्स से, तो वो देखिए कि अच्छा इस तरफ से मैं पिछली बार आई थी, ये तो अब ऊंचा हो गया, तो इसके बगल से चलती हूँ। ऐसे धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे करके रिवर जो है शिफ्ट होता जाता है। तो कोसी के केस में यह जाता है क्योंकि वो जो ग्रेडियंट है हमारा,
हाइट का ग्रेडियंट जो है वो इस वाले केस में काफी ज्यादा है। तो शिफ्टिंग भी ज्यादा होती है, और शिफ्टिंग की वजह से अब जो लोग लोग कहते हैं कि अच्छा, लोग जो बाहर वाले इलाके हैं वहां पे क्यों रहते हैं, तो लोग बाहर वाले इलाके में नहीं रहते, लोग तो अपने घर में रहते हैं। अब नदी ही क्या होता है कि उसको जिधर से जाना है अगली बार वो कहीं और से चली जाती है। तो जो बेचारे अपने घर में आराम से सो रहे हैं, उनको तो पता रहता है कि वो बाहर आएगी तो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर आएगी, और नदी का पानी उनके घर में आ जाता है। तो गवर्नमेंट को, और हम लोग जो यहाँ पे लाइव कर रहे हैं, तो इसका मकसद क्या है कि गवर्नमेंट को हम लोग ये बताएं और खुद भी जागरूक हों कि बाढ़ से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और इसमें हम लोग कैसे योगदान कर सकते हैं। तो बचने के लिए तो सबसे अच्छा एक तरीका कहा जा सकता है कि पहले हम लोग जो स्लिट जो जमा होता है उसको हम लोग निकाल लें। तो इसके लिए गवर्नमेंट को एक प्रपोजल बनाना चाहिए कि स्लिट जो है वो निकालने, और स्लिट के में जो मिनरल्स हैं उसको निकाल के हम लोग आगे भी फर्दर यूज कर सकते हैं, क्योंकि मिनरल्स में बहुत सारे आयरन ऑक्साइड्स होते हैं, बहुत सारे मेटल्स भी होते हैं, सिलिका होता है, माइका होता है, तो उनका हम लोग फर्दर यूज कर सकते हैं। और फिर और क्या कर सकते हैं हम लोग कि जो लोग वहां पे रह रहे हैं, क्योंकि जो नुकसान होता है वो इस वजह से होता है कि वहां पे लोग रहते हैं, तो जो बाढ़ के आसपास वाले भी लोग हैं, जो जहाँ पे बाढ़ नहीं भी आती है, वहां के लोगों को भी हम लोग क्या करें, एक टेम्पोररी शेल्टर में रेनी सीजन आने से पहले ही रख लें। तो अब आपको बाद में पैसा देना ही है, तो पैसा लगाना ही है बाढ़ में, तो उससे पहले आप लोगों को पहले ही सेव कर लें। लोग अगर पहले से अगर सुरक्षित हो जाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब देखिए, अब लोग कहेंगे कि सरकार कुछ नहीं करती है, तो सरकार सही बात है, कुछ नहीं करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर सरकार को करना होता तो ये सारी समस्या जो है वो अभी तक खत्म हो जाती। लेकिन अब हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए, जैसे जो बहुत सारे लोग बिहार में ही रहते हैं, उन लोगों को भी जो ऐसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पे लोगों की मदद करनी चाहिए, या कम से कम डोनेट ही करना चाहिए, जिससे ये लोग जो कोरोना के समय में ऐसे आप लोग अगर टीवी देखते होंगे तो वहाँ पे दिखता होगा, कोरोना के समय में लोग अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं पूरे छाती भर पानी में, तो उन लोगों को कुछ मदद मिल सके और थोड़ी रिलीफ मिल सके। इसलिए हम सबको आगे बढ़ के मदद करनी चाहिए, और हमारे क्लब का भी यही मोटो है कि जो भी लोग, जिसको भी मदद की जरूरत है उसकी मदद हम लोग जरूर करें। तो हमारी आप लोगों से यही अपील है, और सब लोगों से, सरकार गवर्नमेंट से भी अपील है कि ये पूरा जो बाढ़ की जो समस्या है इसके निदान के लिए वो हम लोग जो हैं, जो भी कुछ बन सकता है, जो भी कुछ डोनेशन हो सकता है वो जरूर करें। उत्कर्ष। तो जैसा कि हमने अभी मयंक को सुना, तो ये आज के यूथ के विचार हैं, क्योंकि अगर इसको कंसिडरेशन में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जो आज यूथ है वही कल भारत का भविष्य है, तो हम भी सरकार से एक अपील करते हैं कि वो हमारी बात को सुने और उनमें जितनी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं उनमें बहुत जल्दी से जल्दी एक्शन लें। तो आगे अब आप सुनेंगे कृति सिंह को। कृति हमारे साथ बस। Hello. हेलो। हाँ हाँ बोलो, आवाज़ आ रही है। So, hey guys, this is Kriti Singh, and we have seen over the years that Assam and Bihar floods have become a routine for every year. With water getting swollen in the Brahmaputra river, recently the data says that 26 out of 33 districts in Assam are inundated. And we know that this Assam is the biggest northeastern state with Brahmaputra, which is one of the biggest river in Asia. So if we go through the past data, जो नंबर ऑफ डेथ्स है वो कंसिस्टेंट होती है हर साल। 2012 में 124 डेथ्स हुई, 2015 में 42, 2016 में 26, 2017 में 85, 2018 में 12, और ऐसे हर साल होती है। 45 लाख प्लस लाइव्स डायरेक्टली अफेक्ट होती है। 95 इस समय अगर हम देखें तो 95% ऑफ द कांजीरंगा नेशनल पार्क फ्लडेड है पूरा। तो
जो प्राइमरी कॉज है असम और बिहार फ्लड्स का वो ब्रह्मपुत्र रिवर है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन फॉर इट्स वाइल्ड नेचर, क्योंकि उसका डायरेक्शन इतना फ्रीक्वेंटली चेंज होता है कि जज प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि नेक्स्ट टाइम उसका फ्लो किस तरफ डायरेक्ट होगा। एंड डिफॉरेस्टेशन और ग्लोबल वार्मिंग तो प्रोमिनेंट कॉजेज हैं ही हैं, बट आज हम बात करेंगे कौन से ह्यूमन कॉजेज हैं जो इंटरफेयर करते हैं और फ्लड को कॉज करते हैं। सो एक बेसिक जो कॉज है वो है एम्बैंकमेंट्स, जैसे कि मयंक ने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया। सो एम्बैंकमेंट्स क्या है? एम्बैंकमेंट्स ऐसे कंस्ट्रक्शंस हैं जो रिवर्स के साइड्स में किए जाते हैं ताकि रिवर के फ्लो को कॉन्स्ट्रिक्ट किया जाए। बेसिकली ये रिवर को टेम कर देते हैं। तो इनको रिवर के साइड्स में बनाते हैं जिससे कि रिवर का फ्लो को बचा सके, रिवर ओवरफ्लो करने से बचा सके। बट ऑन दी अदर हैंड वो रिवर को और नैरो डाउन करता जाता है, रिवर की विड्थ को कम करता जाता है, जिससे कि वाटर का जैसे ही वाटर का फ्लो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ रिवर ओवरफ्लो कर जाती है। सो रिवर को प्रॉपर फ्लो नहीं मिलता है, प्रॉपर स्पेस नहीं मिलती है फ्लो करने के लिए। सो इसके एम्बैंकमेंट्स बनाने से हम कुछ विलेजेस को तो सेव कर देते हैं, बट अदर देन दिस बहुत सारे विलेजेस ऐसे हैं जो स्टेक पे आ जाते हैं, क्योंकि जिन रिवर का फ्लो जहाँ पे डिस्टर्ब हुआ वो वहीं पे ओवरफ्लो कर जाएगी, फिर एम्बैंकमेंट्स का वहाँ पे कोई पर्पस नहीं रह जाएगा। एंड मोर ओवर जो सेडिमेंट, सिंस रिवर का रेंज हमने कम कर दिया, जो सेडिमेंटेशन एक वास्ट एरिया में प्रोपोगेट होना था अब वो छोटे एरिया में रह गया। सो वही जो सेडिमेंटेशन है या फिर जो भी सिल्ट है वो उसकी हाइट बढ़ती जाती है, तो रिवर के ओवरफ्लो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और सेकेंड मेन कॉज हो गया इसका एंक्रोचमेंट। एंक्रोचमेंट मीन्स जो भी फ्लड प्लेन्स होते हैं, मतलब जो भी एरियाज जो रिवर के बहुत नियर बाय रीजन्स होते हैं उनमें बिल्डर्स आके बिल्डर्स हो गए, जितने भी कंस्ट्रक्टर्स हो गए, वो बहुत फ्रीक्वेंटली कंस्ट्रक्शंस करने लग गए हैं आसाम एरिया में। तो लोगों को ये फॉल्स होप हो गया है कि एम्बैंकमेंट्स हैं तो चलो हम सेफ हैं, बट ऐसा नहीं है। एम्बैंकमेंट्स का ज़्यादा कुछ ऐसा पर्पस नहीं है। जैसे ही वहाँ पे जैसे रिवर ओवरफ्लो होती है वो एरियाज फर्स्ट अफेक्टेड एरियाज हो जाते हैं। और नेक्स्ट मेन कॉज हो गया इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, और एक और बहुत ही बेसिक सा कॉज है क्लाइमेट चेंज। अगर हम देखें तो रेनफॉल का जितना टाइम पीरियड है, मतलब जितने टाइम में रेनफॉल होनी चाहिए वो उतने टाइम में नहीं होती है। लाइफ स्पैन होती है तो इतनी एक्सट्रीमली होती है, उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि फ्लड लाइक कंडीशंस अकर हो जाती हैं, और बाकी टाइम रेस्ट ऑफ द टाइम में ड्रॉट लाइक कंडीशंस हो जाती हैं, डेफिशिएंसी हो जाती है वाटर की। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है लास्ट ईयर जो चेन्नई फ्लड्स हुए थे। बहुत काफ़ी 75% ऑफ द टाइम चेन्नई में ऐसा था कि वहाँ पे ड्रॉट लाइक कंडीशंस हो गई थी, और जब रेनफॉल हुई तो ऐसी हुई कि वहाँ पे फ्लड हो गया। सो अभी अगर हम पास्ट ईयर्स का डेटा कलेक्ट करें तो अराउंड 450 एम्बैंकमेंट्स का कंस्ट्रक्शन हुआ है असम में ब्रह्मपुत्र रिवर के अराउंड, और मोर देन हाफ ऑफ द एम्बैंकमेंट्स ऐसे हैं जो एक्सट्रीमली वल्नरेबल कंडीशंस में है, मतलब वो किसी भी समय ब्रेक हो सकते हैं। और even researchers believe that there is an ongoing administrator contractor nexus going on in Assam। इसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स बहुत पैसे अर्न करते हैं, क्योंकि एम्बैंकमेंट्स जानबूझ के ऐसे मटेरियल से और जानबूझ के उनका कंस्ट्रक्शन ऐसे किया जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर वो फिर ब्रेक होते हैं और फिर उनको बनवाया जाता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स और बिल्डर्स बहुत पैसे अर्न करते हैं। और 2017 के अराउंड ये एक प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज ने दिया था कि ब्रह्मपुत्र रिवर के अराउंड एक हाईवे कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, और इवन वहाँ पे एम्बैंकमेंट्स का कंस्ट्रक्शन होगा, लेकिन यही ब्रह्मपुत्र के फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए। बट अभी तक उसकी कोई अपडेट्स नहीं आई है। इन्वायरमेंटलिस्ट ऐसा बिलीव करते हैं कि उसके ज़्यादा कोई स्पेशल पर्पस है नहीं। अगेन वो सेम यही नेक्स्ट ईयर फिर से नेक्स्ट ईयर टूटेगा, फिर से नेक्स्ट ईयर बनेगा, तो इसका कोई स्पेशल पर्पस नहीं रह जाता। तो कॉजेस तो बहुत सारे हो गए, बट सल्यूशन कहाँ है इसका? तो सल्यूशन अगर हम देखें तो एक बेसिक नीदरलैंड्स की केस स्टडी की गई है, वहाँ पे बहुत बेसिक से सल्यूशंस दिए गए हैं जिसको अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो ऑब्वियसली हमें बहुत फ़ायदा होगा। सो
नीदरलैंड एक ऐसी कंट्री है, अगर हम उसकी पास्ट 100 ईयर्स की सैटेलाइट इमेजेस निकाल के देखते हैं तो नीदरलैंड्स ने बहुत सारा एरिया जो है वो ओशन से रिक्लेम किया है। तो बहुत वो एरिया, ऑब्वियसली जो एरियाज ओशन से रिक्लेम्ड है वो ऐसे हैं जो बहुत फ्लड प्रोन एरियाज होंगे, क्योंकि वो एक्चुअली तो पार्ट ओशंस का ही है, उसको लैंड में कन्वर्ट किया गया है। बट ऐसा सिंस बहुत सारे वो एरियाज ऐसे हैं जो फ्लड प्रोन होने चाहिए बट वो ऐसे हैं नहीं। उन्होंने क्लियरली, नीदरलैंड्स ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया है कि जो डच पॉपुलेशन है दे हैव द राइट टू प्रिवेंशन फ्रॉम फ्लड्स। मतलब इतना ज़्यादा वो फ्लड प्रिवेंशन सीरियसली लेते हैं कि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिख रखा है। सो हाँ, सो बेसिक आइडिया यही है कि सिंस उन्होंने इतना सारा क्लेम किया है लैंड, तो उसके ओशन से, तो उन्होंने क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं ये सब करने के लिए। तो उन्होंने बहुत सारे सेंसर्स लगा रखे हैं ओशंस के दीज फ्लड प्रोन एरिया के अराउंड, बहुत सारे मास लेवल पे कंस्ट्रक्शंस कर रखे हैं। बट जो बेसिक गाइडलाइंस उन्होंने इन फ्लड प्रिवेंशन के लिए दे रखी है, दे हैव दिस प्रोजेक्ट कॉल्ड रूम फॉर रिवर प्रोजेक्ट, जिसमें उन्होंने बहुत सी बेसिक चीज़ें अडॉप्ट की हैं, जैसे कि गिविंग रिवर लाइक, मतलब रिवर के फ्री फ्लो को हम हिंडर नहीं करें, मतलब कंस्ट्रक्शंस ऐसे किए जाएं जिससे कि रिवर का जो नेचुरल फ्लो है उसको डिस्टर्ब नहीं करें। अगर हम कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसको ऐसे इस वे में कंस्ट्रक्ट करें कि नेचुरल फ्लो रिवर का डिस्टर्ब नहीं हो। और सेकेंड जो बेसिक थिंग उन्होंने कंसिडर की है वो है नेचुरल फॉरेस्टेशन। उन्होंने जो एम्बैंकमेंट्स हैं उनको वाइडन कर दिया है, मतलब रिवर को प्रॉपर स्पेस दिए फ्लो करने के लिए। जितने एरिया में रिवर को फ्लो होना चाहिए उससे थोड़ा मार्जिन लेके ही उन्होंने एम्बैंकमेंट्स का कंस्ट्रक्शन किया है, ताकि वही सिल्ट का प्रॉपर तरह से प्रोपोगेट करे, वास्ट एरिया में उसको फ्लो करने का चांस मिले और वही रिवर का लेवल ज़्यादा ओवरफ्लो होने से बचा सकें। और जितने एरिया को उन्होंने वाइडन किया है वहाँ पे नेचुरल फॉरेस्टेशन किया है, मतलब उन्होंने रिवर्स के बीच में फॉरेस्टेशन किया है, ताकि वही सिंस ट्रीज के रूट्स प्रिवेंट करते हैं वाटर को ओवरफ्लो करने से, तो इस तरह से वाटर ओवरफ्लो भी नहीं करेगा। और जो एरिया उन्होंने एक्सटेंड किया है एम्बैंकमेंट से उसको कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज करें। उन्होंने रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्शंस कराए हैं ऐसे एरियाज में जहाँ पे वाटर के कलेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, वहाँ पे रिजर्वॉयर्स बहुत अच्छे लेवल पे और स्ट्रॉन्ग लेवल पे कंस्ट्रक्शन कराया है उसका। सो यही है कि ये बेसिक सी चीज़ें अगर इनको हम अडॉप्ट करें तो शायद आगे आने वाले ईयर्स में सेम प्रॉब्लम को हमें फेस नहीं करना पड़ेगा। और उन्होंने जो सी बेड्स हैं उनको डिग आउट कराया है ताकि रिवर को सिमिलरली ज़्यादा फ्लो करने के लिए स्पेस मिले। जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं जो रिवर के फ्री फ्लो में कॉज हो सकते हैं उनको टाइमली हटवाते रहते हैं। तो रूटीन मेंटेनेंस होना चाहिए जितना भी, जैसे मयंक ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हमें रूटीन मेंटेनेंस इन द सेंस कि हमें प्रॉपरली उसको जितना भी सिल्ट कलेक्शन है, जितना भी सेडिमेंटेशन हो रहा है उसको टाइम टू टाइम निकाल दे, ताकि और उसको एक प्रॉपर स्पेस पे ले जाए ताकि जहाँ पे वो सिल्ट का प्रॉपर यूज़ भी हो। और जो सिल्ट हम ले जाके निकाल तो देते हैं बट उसको रिवर बैंक्स पे ही कलेक्ट कर देते हैं, तो वापस से जब पानी बरसता है या रिवर ओवरफ्लो होती है तो वो वापस से रिवर्स में ही चले जाते हैं। तो उसका कोई एक प्रॉपर तरीका बनाए जिससे कि उसको प्रॉपर स्पेस पे ले जाके उसको रिकलेक्ट करे, उसको यूज़ करे और वापस से सिल्ट कलेक्शन वापस से रिवर में नहीं हो। सो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जिनको हमें कंसिडर करना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम से सेम प्रॉब्लम नहीं हो। थैंक्स। धन्यवाद कृति। तो जैसा कृति ने बताया कि भारत में ज़्यादातर चीज़ें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी जाती हैं, तो इसके लिए यही कहना होगा कि जहालत ये नहीं तो और क्या है कि लोग मरते रहे और आप अपने घर से भी ना निकले। तो ये सरकार के ऊपर कटाक्ष है। तो अब हम सुनते हैं सुनीत को। तो सुनीत अब हमारे साथ जुड़ेंगे। हेलो हेलो, आई एम ऑडिबल? हाँ सुनीत। हाँ, तो आपने अभी तक सेशन में सुना मयंक से और कृति से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो इसका रूट कॉज है इन फ्लड्स का, जो कि एक इंडिया के इस टाइम एक बहुत ही मेजर एरिया में आई हुई है, चाहे वो बिहार हो, असम हो, अरुणाचल हो, उत्तराखंड में बादल का पटना हो, बहुत सारे जगह पर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। तो अभी इस टाइम पर पार्टिकुलरली इंडिविजुअल्स यानी हम और आप और गवर्नमेंट क्या कर सकती है शॉर्ट टर्म यानी अभी के रिलीफ के लिए, इंस्टेंट रिलीफ के लिए,
और लॉन्ग टर्म रिलीफ के लिए क्या कर सकती है, वो कुछ चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। तो पहले बात करते हैं गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है लॉन्ग टर्म इश्यूज के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा नहीं है कि कभी कभार आने वाली चीज है। हर साल हम सुनते हैं बिहार में, असम में फ्लड्स आ रही है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? सबसे पहला चीज है कि गवर्नमेंट नेशनल फ्लड मैनेजमेंट प्लान्स को इंप्रूव करे। इट वाज प्लान्ड इन बैक 1954, तो इनको इंप्रूव करे। हमारे पास और एडवांस टेक्निक्स है, उनका यूज किया जाए, इन प्लान्स को इंप्रूव किया जाए ताकि एक्सेलरेटेड वे में रिलीफ मटेरियल्स और चीजें पहुंचाई जा सके। दूसरा है कि एक लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाए जाए। इंडिया कैन टेक एग्जांपल ऑफ टोक्यो, वहां पर सुनामी और ऐसे बहुत सारी चीजें, ऐसी प्रॉब्लम्स आती थी। लाइक लास्ट ईयर जो कृति ने एग्जांपल दिया चेन्नई के, ऐसी कंडीशंस वहां पर भी होती थी। बट उन्होंने क्या किया, टोक्यो शहर के चारों ओर उन्होंने ऐसी अंडरग्राउंड टनल्स बनाई हैं कि सुनामी या ऐसे किसी भी इंसिडेंट के टाइम पर वो पानी उन अंडरग्राउंड टनल्स में इकट्ठा होता है और बाद में वो टनल्स का पानी यूटिलाइज होता है सिटी के वाटर सप्लाई को कंप्लीट करने के लिए। और उस पूरी टनल का पानी 2 साल तक सफिशिएंट है, 2 साल तक टोक्यो शहर को वाटर सप्लाई करने के लिए। तो इस तरह के लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाए जा सकते हैं जिससे कि इन फ्यूचर हम इन चीजों से बच सकते हैं। इसके अलावा फ्लड रिस्क रिडक्शन मेजर्स ले सकती है गवर्नमेंट, जैसा कि मयंक ने कहा कि जब हमें पता है कि हर साल इस टाइम पर बाढ़ आती है तो हम पहले से ही अच्छे शेल्टर्स, परमानेंट और टेम्परेरी शेल्टर्स बनाकर रखें और बाढ़ आने की जैसे ही अलर्ट्स जारी होते हैं हम लोगों को उन शेल्टर्स में शिफ्ट कर सकें। और जैसे कि कृति ने भी बताया कि इस टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन और डिफोरेस्टेशन हो रहा है, जिसके वजह से क्या होता है कि नदी की साइड के जब पेड़ कटते हैं तो वो क्या करते हैं, पेड़ की जड़ें क्या होती हैं, मिट्टी को बांध कर रखती हैं। जब नहीं होंगे पेड़ तो क्या होता है, कटान की प्रक्रिया ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो पहली चीज तो वो मिट्टी बहकर जाती है, तो साइड के जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, बने हुए होते हैं, वो बहा कर लेके जाती है। और जब ये मिट्टी नदी में इकट्ठा होती है तो धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ता है और बाढ़ आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि नदी के साइड वो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन या डिफोरेस्टेशन हो रहा है उसको लिमिट करें। अभी इंस्टेंट रिलीफ के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? सबसे पहली चीज तो जो भी ये फ्लड विक्टिम्स है उनको जो भी मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं, फूड, शेल्टर्स, ये जल्दी से जल्दी एक्सेलरेटेड वे में उनको पहुंचाने की कोशिश की जाए। इवैक्यूएशन का जो प्रोसेस है उसको एक्सेलरेट किया जाए। अभी कुछ दिन पहले एनडीआरएफ के डीजी ने एक वीडियो मैसेज में बताया कि 16 टीम्स ऑफ एनडीआरएफ आर डिप्लॉयड इन असम एंड 20 टीम्स इन बिहार, जिन्होंने अभी तक 13,000 लोगों को एक सेफ प्लेस पर शिफ्ट किया है और अराउंड 1000 लोग जो हैं वो रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। तो इस प्रोसेस को और फास्ट किया जाना चाहिए क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जो पानी में लोग अपना मचान बनाकर या किसी तरह से वहां पर रह रहे हैं। तो ये इवैक्यूएशन प्रोसेस को एक्सेलरेट किया जाए। इसके अलावा लोकल लीडर्स जो है अपने लेवल पर रिलीफ मटेरियल्स पहुंचा सकते हैं। अब बात आती है इंडिविजुअल यानी हमारी आपकी कि हम क्या कर सकते हैं। पहली चीज तो लॉन्ग टर्म में बात करते हैं। लॉन्ग टर्म में इंडिविजुअल हम और आप क्या कर सकते हैं? आजकल की ये जो फ्लड की समस्या है ये सिर्फ और सिर्फ नदी तक सीमित नहीं रह गई है। आप देखिए अर्बन फ्लडिंग बहुत सुना होगा आपने कि शहरों में थोड़ी सी बारिश होती है, पानी वाटर लॉगिंग के केसेस हम देखने को, जैसे अभी दिल्ली में हमने देखा, हर जगह ऐसा होता है कि वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाती है, सड़कें डूब जाती हैं, ट्रांसपोर्ट पूरा ठप हो जाता है। तो इन चीजों का रीजन क्या है? या तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता है तो या तो ब्लॉक होता है या डैमेज होता है, जिसके कारण ये सारी चीजें होती हैं। ये ड्रेनेज सिस्टम का ब्लॉकेज का एक बहुत बड़ा रीजन है सिंगल यूज प्लास्टिक, जो कि हम यूज करते हैं, सड़कों पर फेंक देते हैं, प्रॉपर डस्टबिन में नहीं फेंकते, उनका बाद में ट्रीटमेंट नहीं होता, जो कि जाकर ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक करते हैं और ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप ये कर सकते हैं पहली चीज लॉन्ग टर्म यूज के लिए कि सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करें। दूसरा, आप छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर ये जो प्लांटेशन की प्रक्रिया आप कर सकते हैं, नदियों के किनारे आप जाएं, 8-10 पौधे जो भी आप लगा सकते हैं ये लगाएं। तीसरा है कि आप, जैसा कृति ने भी बताया कि ये जो बारिश का स्पैन है वो कम होता जा रहा है, बारिश का मौसम कम होता जा रहा है, लेकिन जब होती है तो बहुत ज्यादा होती है। इसका बहुत बड़ा कारण है कार्बन एमिशंस और जो डेंजरस एमिशंस होते हैं ये भी है। तो हम ये इंडिविजुअल लेवल पर ये भी कर सकते हैं कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा सपोर्ट करें, अपना इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट कम यूज करें, जिससे कि एमिशन लेवल्स कम होंगे और ये सारी चीजें, ग्लोबल वार्मिंग और ये जो अनइवन क्लाइमेट चेंज होता है, तो इस चीज को रोका जा सकता है। इंडिविजुअल, अब हम इंस्टेंट रिलीफ के लिए लोगों के क्या कर सकते हैं? पहली चीज आप कर सकते हैं कि ये डिफरेंट स्टेट्स के सीएम रिलीफ फंड्स हैं, वेदर इट्स फ्रॉम ऑफ बिहार, असम, अरुणाचल, सभी स्टेट्स के रिलीफ फंड्स में आप जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, थोड़ा ज्यादा आप अपने लेवल पर कंट्रीब्यूट कीजिए। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं? दिन भर आप इंटरनेट यूज करते हैं, आप 1 से 1.5 मिनट का टाइम इंटरनेट पर दो कि आपके आसपास कौन से ऐसे एनजीओज हैं जो इन फ्लड विक्टिम्स को ये रिलीफ मटेरियल्स भेज रहे हैं, वो खाना हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो। आप उनको जाकर वॉलंटियर कर सकते हैं पर्सनली
कि हाँ हम ये चीज देना चाहते हैं, या आप कलेक्ट करने में भी वॉलंटियर कर सकते हैं, या इंडिविजुअल लेवल पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा अभी हम हर साल ये चीज सुनते हैं और देखते भी हैं कि ये जो असम, बिहार और अरुणाचल के सारे फ्लड के इश्यूज होते हैं, ये बहुत ज्यादा हाईलाइट में नहीं आ पाते, सेंट्रल मीडिया में नहीं आ पाते। तो आप इनकी न्यूज को स्प्रेड कर सकते हो, ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम जो हम और आप अभी कर रहे हैं, ये चीजें करके आप ये एक अवेयरनेस फैला सकते हो। इससे क्या होता है, इससे गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर आता है ताकि वो एक्सेलरेटेड वे में उस चीजों के लिए काम कर सके। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अगर आप आसपास के एरिया में रह रहे हो जहां पर या तो फ्लड आसपास के एरिया में आई हुई है या फ्लड विक्टिम्स को शिफ्ट किया गया है एट अ सेफर प्लेस, आप वहां जाके शेल्टर्स में विजिट कर सकते हो। शेल्टर्स नहीं है तो लोग हैं उनको विजिट, क्योंकि ये कोरोना का टाइम चल रहा है, इस टाइम पर लोग अगर शिफ्ट भी किए जा रहे हैं एक सेफर प्लेस पर तो उन्हें रहने की प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि लोग आसानी से घरों में नहीं रहने देते हैं, तो उनको शेल्टर्स की भी प्रॉब्लम हो रही है। तो आप क्या कर सकते हो, आप उनको फूड मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हो, उनको कपड़े प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि वो सारी चीजें इतनी ज्यादा इकट्ठा करके नहीं ले आ सकते जब इवैक्यूएशन का प्रोसेस होता है। या फिर आपके पास अगर प्रॉपर फैसिलिटी अवेलेबल है तो आप शेल्टर्स उनको प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने लेवल पर इंडिविजुअली कर सकते हो। बस लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे देश के एक बहुत बड़े अभिनेता हैं बच्चन साहब, उनकी कविता की एक पंक्ति में बोलूंगा कि मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही है, गुजर जाएगा। सही बात है कि ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि इस गुजरे हुए वक्त को हम एक बुरी याद के रूप में लेते हैं, ये एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। सो आई जस्ट अपील ऑल ऑफ यू to let's just make it an example to the world, an example of humanity, an example of kindness, an example of unity of India. So let us contribute our own share to show that yeah, we really care about it. Thank you. थैंक यू सुनील। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कहाँ तो सरकार ने वादे कर दिए थे कि हम हर घर में हर किसी को मतलब घर प्रोवाइड कराएंगे। आपने घर तो प्रोवाइड करा दिए, लेकिन जब बाढ़ आती है तो उनके वही घर जो आपने प्रोवाइड कराए वो बह जाते हैं। अगर आपने घर प्रोवाइड कराए तो घर को बचाने के लिए भी आपको ही योजनाएं बनानी पड़ेंगी। ब्रह्मपुत्र व उसकी 48 सहायक नदियों तथा गंडक, कोशी, बूढ़ी गंडक, महानंदा, बागमती, इन नदियों की वजह से असम और बिहार की नियत बन चुकी है बाढ़ कि वहां हर साल बाढ़ आनी ही आनी है। हर साल इतना जन धन का नुकसान, फसलों की बर्बादी, मवेशियों की मृत्यु बड़ी ही विडंबना का विषय है। आज़ादी के 72 साल बाद भी जब यहाँ बाढ़ आ जाती है तब सरकार अपना कार्य तब आरंभ करती है जब यहाँ पर बाढ़ आ चुकी होती है, जबकि सरकार को यह करना चाहिए कि सरकार पहले से कुछ योजनाएं बना के रखे। दिसंबर 1981 में ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थापना की गई और ऐसे ही कितने बाढ़ नियंत्रण महकमे सिर्फ कागजों की शोभा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आम जनता को तो इसका फायदा कभी मिला ही नहीं। अंततः एक कविता के माध्यम से मैं अपनी बात खत्म करूंगा। देखो जरा ठहर के मेरा देश रो रहा है, घायल है मन का कोना मेरा देश रो रहा है। क्यों कोई यूं अकेले पलकें भिगो रहा है, देखो जरा ठहर के मेरा देश रो रहा है। जरा बढ़ के हाथ थामो, विश्वास खो रहा है, देखो जरा ठहर के मेरा देश रो रहा है। संतान सूर्य की हम, दीपक तो नाम के हैं, हम जल पड़े जो सन फिर कितने काम के हैं। तांडव न रात का हो, हम ज्योति रथ हैं लाए, अब रोशनी उगेगी, हम ले शपथ हैं आए, हम ले शपथ हैं आए। जो दर्द देश को है हम सबको हो रहा है, देखो जरा ठहर के मेरा देश रो रहा है, देखो जरा ठहर के मेरा देश रो रहा है। यह हमारा फर्ज बनता है कि हम इसके समाधान के लिए अपनी आवाज़ उठाएं और अभी फिलहाल जो संभव प्रयास हो वो हम कर सकें। जैसा सुनीत ने और हमारे बाकी साथियों ने बताया कि अगर आसपास कोई एनजीओ हैं तो आप उनकी मदद कर सकते हैं, और इतना नहीं तो हमारे इस मतलब एनआईटी अगरतला के लिटरेरी क्लब के पेज पे सीएम रिलीफ फंड का वेबसाइट मतलब जो लिंक है वो प्रोवाइड कराई गई है, तो आप चाहें तो आप उस पर भी डोनेट, आपसे जितना हो सके आप उतना ही कीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और अंततः मैं बस इतना बात ये कहना चाहूँगा कि यदि आप किसी अच्छी चीज़ की शुरुआत नहीं कर सकते हैं तो आप ये कोशिश करिए कि जो अच्छा कर रहा है उसे आपसे हौसला मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।